क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताकतवर होकर आ रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन 4 जून को बड़ा खेल कर रहा है? क्यों न, जब पूरे देश में इसी पर चर्चा और बहस और सुगबुगाहट है, कयासबाजी, अटकलबाजी है, तो राज्य दर राज्य परतें खोलने की कोशिश की जाए कि बीजेपी कहां खड़ी है, वो कौन कौन से ग्राउंड पर कमजोर है और कांग्रेस कहां खड़ी है, कहां उसे नई ताकत मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, दैनिक जोड़ा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। देश का अब तक का सबसे लंबा लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल पर सबकी निगाहें हैं और जो संकेत बता रहे हैं एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को कम नहीं आंक रहा है, यानी वो बीजेपी को बहुमत के आसपास या बहुमत से कंफर्टेबल ऊपर रख रहा है। तो क्या यही तस्वीर 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएंगे, यानी जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा जताया है, जब वो खुलासा होगा, जब ईवीएम्स खुलेंगी तो यही तस्वीर दिखाई देगी। यह अलग बात है कि 2004 से लेकर के 2009, 2014 और 2019 में कई बार जो एग्जिट पोल है वो फेल होते रहे। उससे पहले भी हमने देखा है कि एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, लेकिन कई बार एग्जिट पोल ने जो हवा का रुख है उसकी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की है। यानी एग्जिट पोल की आप आलोचना कर सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं। और यही तस्वीर पूरे देश में एग्जिट पोल के खुलासे के साथ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी 370 पार का नारा देती है या फिर कांग्रेस 100 पार की बात करती है और सरकार पलटने की बात करती है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? क्योंकि चुनाव राष्ट्रीय जरूर है, लेकिन सत्ता की चाबी राज्यों से होकर ही गुजरेगी। तो क्यों ना हम राज्य दर राज्य बात करें कि कहां वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, यानी खराब से खराब स्थिति बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए क्या हो सकती है, और बेस्ट सिनेरियो यानी अच्छी से अच्छी स्थिति में बीजेपी कहां खड़ी हो सकती है, एनडीए कहां खड़ा हो सकता है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहां खड़ा हो सकते हैं। तो लद्दाख में एक सीट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बीजेपी का सांसद रहा है। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी अपनी ताकत को लद्दाख में बरकरार रखेगी या फिर वहां जिस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला था और कांग्रेस बाजी मारेगी? यानी बीजेपी के पास खोने के लिए एक सीट है तो कांग्रेस के लिए पाने के लिए लद्दाख में एक सीट है। जब आप जम्मू में पहुंचते हैं तो दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। ऐसे समय में जब कश्मीर की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देकर के कांग्रेस जम्मू की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही, तो क्या समझा जाए बेस्ट सिनारियो में बीजेपी दोनों की दोनों सीटें रिटेन करती है, या फिर बेस्ट सिनारियो अगर कांग्रेस के नजरिए से देखिए तो क्या उसे एक सीट मिल सकती है? उसके बाद जब आप नीचे उतरकर पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं और पंजाब के आखिरी चरण में वोटिंग, और 13 सीटों पर जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। तो क्या समझा जाए अगर बीजेपी के बेस्ट सिनारियो की बात करें तो क्या 2 सीटें रिटेन करेगी? क्योंकि बीजेपी को कमतर इसलिए आंका जा रहा है कि पिछली बार 2 एमपी उसके श्रोमणी अकाली दल की मदद से यानी उस गठबंधन के चलते आए थे। इस बार बीजेपी अलग लड़ रही है, अकाली अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी का बेस्ट सिनेरियो यही हो सकता है कि उसको एक सीट मिल जाए या 2 की 2 सीट मिल जाए? बहुत संभावना जो जानकार मान रहे बीजेपी को एक सीट होशियारपुर की मिल सकती है, अधिक से अधिक ये माना जा रहा है। तो कांग्रेस का बेस्ट सिनेरियो और वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है पंजाब में? तो कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने के बावजूद वहां जिस तरह से मान सरकार चली, उसके बाद यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का बेस्ट सिनेरियो यह हो सकता है कि वो 8 की बजाय 9 सीटें जीत सकती है, और उसका वर्स्ट सिनेरियो नहीं, उसकी बुरी स्थिति यह हो सकती है कि वो एक आध सीट लूज कर सकती है। यानी पंजाब में बीजेपी के पास खोने के लिए है और कांग्रेस के पास वहां बहुत खोने का जोखिम नजर नहीं आ रहा है। जब आप पंजाब से निकल करके हरियाणा की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ आते, क्योंकि आप जब देखिए 10 सीटें हरियाणा की, 13 सीटें पंजाब की और एक चंडीगढ़ की सीट है, यानी इसको एक ब्लॉक बना करके इन तीनों तस्वीरों को, इन तीनों को सीटों को मिला के आप देखते तो ये करीब 24 सीटें जब हो जाती हैं। तो पिछली बार हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 10 सीटें मिली थी। इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बेस्ट सिनेरियो यही है कि वो 8 सीटों पर 9 सीटों पर जीते। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 10 की 10 सीटें जीतेगी।
तो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता है? जानकार मानते हैं कि रोहतक सिरसा की सीट पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। उसके अलावा भी महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट हो, हिसार की सीट हो और दूसरी एक दो सीटें सोनीपत की सीट हो, इन दो तीन चार सीटों पर कांग्रेस और अच्छा कर सकती है। यानी जो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो वहां 4 से 5-6 सीट तक माना जा रहा है। वर्स्ट सिनारियो में कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार खाता वहां जरूर खोलेगी, 2 सीटें उसे मिल सकती हैं। तो बीजेपी हरियाणा में कुछ न कुछ लूज कर रही है। पंजाब की बात हमने की, चंडीगढ़ में कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में, इसलिए वहां बीजेपी की सीट है, सांसद बीजेपी का है, इसलिए जोखिम वहां बीजेपी को है। इसी तरह से अगर हम बात करें फिर हिमाचल प्रदेश की, चारों सीटें बीजेपी के पास है। इस तरह जिस तरह मंडी में मुकाबला देखने को मिल रहा है, शिमला में मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांगड़ा में मुकाबला है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बेस्ट सिनारियो ये है कि वो 4 तो उसको मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो अगर 3 सीट भी जीत लेती तो उसके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के लिए बेस्ट सिनारियो ये बन सकता है कि वो 2 सीट यानी 2-2 की बराबरी करा ले। लेकिन क्या जो हिमाचल में 2014 और 2019 में नहीं हो पाया वो इस बार कांग्रेस कर सकती, यानी वहां 2-2 की बराबरी पर मुकाबला छूट सकता है। यही बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है, उसके लिए वह सिनारियो है और कांग्रेस के लिए बेस्ट सिनारियो है। जब इससे आगे आप बढ़ते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। दोनों राज्यों को अगर मिलाकर के हम देखते हैं तो ये सीटें 85 बन जाती है। पहले उत्तराखंड की बात करें, दोनों चुनाव 14 और 19 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी उत्तराखंड में दिखाई दी है। लेकिन इस बार 2024 में हरिद्वार में जो वहां के सामाजिक समीकरण है, दलित और मुस्लिम वोट फैक्टर के चलते, जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर होने के बावजूद, वहां जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो उत्तराखंड में है तो 2 सीटें यानी कि गढ़वाल की गणेश गोदियाल जिस अंदाज में चुनाव लड़े हैं वो, और हरिद्वार का जो सामाजिक वोटों का ताना बाना है उसके चलते वीरेंद्र रावत जो हरीश रावत के पुत्र हैं, ये 2 सीट अगर बेस्ट सिनारियो कांग्रेस का होता है तो वो इन 2 सीटों पर कुछ करिश्मा कर सकती है। और कांग्रेस का वह सिनारियो यही है कि वो जिस तरह से 2014 और 2019 में हारी है वही हाल उसके साथ फिर हो सकता है, तीसरी बार हो सकता है। बीजेपी के लिए बेस्ट सिनारियो ये कि वो पांचों की पांचों सीटें जो लगातार 2 चुनाव में जीतती है इस बार फिर जीते। लेकिन बीजेपी का वह सिनारियो ये हो सकता है उसको एक आध सीट लूज करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा जाता है कि लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। और पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है जिस तरह से पहले 72 उसके बाद 62, तो क्या इस बार सारा दारोमदार बीजेपी का जो 300 पार के नारे का दारोमदार है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाला है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार पीडीए के जरिए कांग्रेस का गठबंधन करने के बाद वो इस तरह से दावा करते हैं कि इस बार बीजेपी को 50 के आसपास रोकेंगे। कई जानकारों की जो राय निकल करके आई है, जो उनका गुणा गणित निकल के आया है, वो भी बीजेपी को मानता है कि अगर वह सिनारियो बीजेपी का वह सिनारियो नहीं, बुरी स्थिति में बीजेपी को देखे तो वो 50-52 के आसपास हो सकती है, यानी उसको और 62 से 8-10 सीट का नुकसान हो सकता है। और ये फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को हो सकता है। समाजवादी पार्टी बसपा के साथ लड़ी तो उसे 5 सीटें मिली थी, तो क्या समझा जाए कि इस बार वो अपनी टैली को बढ़ा पाती है, उसका बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता है, क्या वो दहाई का आंकड़ा छू सकती है, उससे ऊपर जा सकती है। ये सपा का बेस्ट सिनारियो हो सकता है। और उसकी बुरी स्थिति ये हो सकती है कि जो पिछली बार 5 सीटें आई थी उससे भी एक आध सीट वो खो दे। कांग्रेस को पिछली बार 80 में से एक ही सीट रायबरेली की सोनिया गांधी की सीट मिली थी, तो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें यानी कि 3 से 5 सीटों के बीच में अगर कांग्रेस रहती है तो यह इस चुनाव का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो है। लेकिन कांग्रेस का वह सिनारियो यह है कि वो रायबरेली तक महदूद रह सकती है 2019 की तर्ज पर। यानी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उसको 10 सीटों का नुकसान अगर हुआ तो ये उसके लिए बुरी स्थिति होगी। लेकिन बीजेपी के पास ये भी कुछ जानकार मानते हैं कि राम मंदिर के बाद वो 62 से ऊपर भी जा सकते हैं। ये उसका बेस्ट सिनारियो होगा कि वो 2, 3, 4, 5 सीटें पिछले बार के मुकाबले कितनी बढ़ा पाती है। अब 72 वाला, 74 वाला, 78 वाला समीकरण उत्तर प्रदेश में कम से कम जानकारों को दिखाई नहीं दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश से आप आगे बढ़ते हैं तो बिहार की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार एनडीए को 39 सीट मिली थी, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, उसको 17 की 17 सीटों पर जीत मिली थी। क्या समझा जाए कि बिहार में जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने पसीना बहाया है, क्या उसका फायदा आरजेडी और इंडिया गठबंधन को मिलेगा? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी, आरजेडी शून्य पर अटक गई थी। इस बार जो जानकार मान रहे कि बीजेपी का बेस्ट सिनारियो यह है कि वो अपने कोटे की सारी सीटें जीते और नीतीश
कुमार की जो कोटे की 16 सीट हैं या गठबंधन के दूसरे जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनकी सीटों पे कम से कम उसे नुकसान हो, यानी कि उसको 7-8 सीटों का ही नुकसान अगर होता है तो ये बीजेपी का बेस्ट सिनारियो होगा। लेकिन बीजेपी के लिए वर्स्ट सिनारियो ये हो सकता है कि जेडीयू और दूसरे जो उसके सहयोगी हैं उनको ज्यादा डैमेज हो। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन आरजेडी के लिए बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है कि 5-7-8 सीट तक आरजेडी चुनाव जीते और पिछली बार की एक सीट से कांग्रेस बढ़ करके 4-5 पर जाए और जो वहां पे सीपीआई एमएल चुनाव लड़ रही है उसका भी खाता खुले। ये इंडिया गठबंधन का वहां का बेस्ट सिनारियो हो सकता है। जब बिहार से आप झारखंड की तरफ आप जाते हैं, झारखंड की 14 सीटों में से पिछली बार 12 सीट बीजेपी के पास थे, हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, तो क्या समझा जाए कि वहां पे ये सहानुभूति का फायदा इंडिया गठबंधन को, जेएमएम को और कांग्रेस को, आरजेडी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का बेस्ट सिनारियो यही हो सकता है कि वो अपनी 12 की 12 सीटों को रिटेन करे। उसके लिए वर्स्ट सिनारियो ये हो सकता है कि 12 की टैली उसकी 10 से नीचे आए, और अगर बीजेपी 10 से नीचे आती है, एनडीए 10 से नीचे आता है, तो यही इंडिया गठबंधन का झारखंड में एक तरह से उसका बेस्ट सिनारियो हो सकता है, उसकी सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है को बीजेपी की टैली को कम करे। आप जानते हैं सेंट्रल जब भारत की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीट, यानी कुल मिलाकर के 40 सीट बनती हैं। और आप जानते हैं पिछली बार कमलनाथ का क्षेत्र जो छिंदवाड़ा है, उनके बेटे नकुलनाथ जहां से चुनाव जीत कर आए थे, वो सीट एक छोड़ करके 28 सीटों पर बीजेपी ने वहां चुनाव जीता था। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति रही थी और 11 में से 2 ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी, 9 पर बीजेपी जीती थी। इन 40 सीटों के बेस्ट और वर्स्ट सिनारियो की बात करें एनडीए और इंडिया गठबंधन की, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जो क्षेत्र है, यानी कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो वो 1 से 2-3 तक मैक्सिमम हो सकती है, और वर्स्ट सिनारियो ये है कि वो एक सीट जो पिछली बार उसको मिली थी वो भी हार जाए। तो मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर के। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पिछली बार कांग्रेस 2 पे अटक गई थी। बेस्ट सिनारियो उसके लिए यह है कि वो 2 की टैली को 3 या 4 कर पाए, और बीजेपी के लिए बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि वो इस बार दहाई का आंकड़ा पार करें, यानी करीब करीब वो सारी सीटें जीते। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल है। इसके बाद जब आप राजस्थान और गुजरात की तरफ आप बढ़ते हैं तो पहले बात राजस्थान की कर लीजिए। राजस्थान के पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी यानी एनडीए 25 की 25 सीटें जीत रहा है। तो क्या इस बार भी वो हैट्रिक के समीकरण बन रहे हैं? लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट वहां आ रही है, चाहे राजपूत वोटर्स में नाराजगी हो, जाट वोटर्स का पोलराइजेशन हुआ, मीणा वोटर, दलित वोटर, इस तरह से एक फैक्टर ये दिखाया जा रहा है कि वहां इस बार कांग्रेस समीकरण बदलेगी। और कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो वहां ये बताया जा रहा है कि वो 4 से लेकर के 10 सीट तक, यानी 4 से लेकर के 8, 9, 10 सीटें तक अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो है कि वो 8 से 10 सीटें जीते। और उसका जो कमजोर पक्ष ये हो सकता है, उसका जो वर्स्ट सिनारियो ये हो सकता है कि वो 3-4 पर अटके। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलना तय है। तो बीजेपी के लिए बुरी स्थिति है कि जहां 25 की 25 सीटें उसके खाते में आ रही थी, उसकी टैली में आ रही थी, इस बार वहां से वो कितना अपना डैमेज रोक सकती है? क्या वो 2-3-4 सीटों के डैमेज को ही रोक पाती है, या उसे 7-8-9-10-11 सीटों का डैमेज होता है? ये राजस्थान में बीजेपी का चैलेंज है। गुजरात में भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी चल रही है, लगातार 26 की 26 सीटें बीजेपी वहां से जीतती हुई आ रही। तो कांग्रेस के लिए वहां क्या समीकरण है? ऐसा कहा जा रहा है कि एक आध सीट पर इस बार जो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो दिखाया जा रहा है कि एक सीट शायद खाता कांग्रेस वहां से खोल ले, और बुरी स्थिति ये हो सकती है कि वो इस बार फिर से शून्य पर ही वहां गुजरात में आउट हो जाए। ये देखना होगा वहां पे किस तरह की समीकरण बनते। अब अगर हम बात करें तो उड़ीसा की, पूर्वी भारत की अगर आप बात करें तो उड़ीसा में आप देखिए कि जिस तरह से 21 सीटें हैं, और जिस तरह से नवीन पटनायक लगातार पिछले 10 सालों में हर खास मौके पर संसद में बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे। लेकिन जब चुनावी लड़ाई इस वक्त वहां बहुत भीषण हुई है, तो जिस आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक को, बीजेडी को टारगेट पे किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पिछली बार बीजेपी 8 सीटों पर अटक गई थी, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि वो एक बड़ा मेजर, जिसे कहते हैं बीजेपी के लिए गेन वाले राज्यों में से ओडिशा को गिना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी वहां 8 से दहाई का आंकड़ा पार करके 12 या 14 तक भी जा सकती है। ओडिशा में कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो यही माना जा रहा है कि वो अपनी टैली को 1 से 2, 3, 4 तक बढ़ाए। लेकिन ज्यादा तस्वीर ओडिशा की बीजेपी के पक्ष में मानी जा रही है, और ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अगर बीजेपी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाती है तो वो क्या 14-15 तक भी जा पाती है। ओडिशा में बीजेपी के लिए बेस्ट सिनारियो यही है कि वो अपनी टैली को 8 से बढ़ा करके 12-14 तक ले जाए। लेकिन उसका वर्स्ट सिनारियो भी माना जा रहा है कि वो 8 से नीचे नहीं जाने वाली है, यानी उसका बुरी स्थिति भी अगर रही तो भी वो 8, 9 के 10 के आसपास रहेगी। लेकिन अच्छा करेगी तो वो 14 तक भी जा सकती है। इसी के बाद जब आप ओडिशा से, जब आप अगर साउदर्न स्टेट्स की जब जाते हैं, उससे पहले हम महाराष्ट्र की तरफ, पश्चिम की तरफ चलते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें 48 सीटों में से
एनडीए को पिछली बार 42 सीट मिली थी, एक निर्दलीय सांसद करके 43 के आसपास सीटें उनकी बन गई थी। इस बार वहां जिस अंदाज में बीजेपी ने 23 सांसद पिछली बार जीते थे, तो क्या बीजेपी एक दो सीटें लूज करेगी? उसका बेस्ट सिनारियो यह है कि वो 30 के आसपास सीटों पर लड़ रही है, तो वो टैली को 23 को या तो 23 पर रखे या कम से कम उसमें एक दो सांसद की संख्या और जोड़े। और उसके लिए बुरी स्थिति यह है कि जब उसके जो समर्थक हैं, चाहे फिर वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला धड़ा हो या फिर एनसीपी का जो अजीत पवार का धड़ा हो, वो जिस तरह बताया जा रहा है कि उद्धव और शरद पवार की जो वहां पे एक जो अपील बनी है, सहानुभूति की जो अपील बनी, उसमें वो डहते हुए नजर आ रहे, तो बीजेपी कम से कम अपने घर को बचाए। और उसकी लेकिन बुरी स्थिति यह हो सकती है कि 20 की टैली से नीचे आ जाए, 23 से उसको 3-4 सीट का नुकसान हो। लेकिन उसके लिए अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति अगर वो करेगी तो ये हो सकती है वो 25 के आसपास जाए। ये महाराष्ट्र की तस्वीर, अगर महाराष्ट्र में इसको रिवर्स करके देखें, यानी कि कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए करें, तो ये बहुत क्रूशियल राज्य है महाराष्ट्र। वो स्विंग स्टेट है जहां से विपक्ष को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस 8-10 के आसपास जाती है। अगर वो 8-10 यानी दहाई के आंकड़े के पास पहुंचती है, तो ये उसका बेस्ट सिनारियो होगा, उसके लिए बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इसी तरह से फिर रेसिप्रोकेट करेगी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और जो शरद पवार की जो एनसीपी है। तो महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है सत्ताधारी दल बीजेपी एनडीए के लिए भी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए भी, क्योंकि वहां बहुत खासा दारोमदार है। वहां बीजेपी एनडीए को बड़ा डैमेज है, वो कितना बढ़ सकता है वर्स्ट सिनारियो में और बेस्ट सिनारियो में वहां से कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है कितना बेनिफिट उठा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद जब आप महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ जब आप जाते हैं, तो कर्नाटक सबसे क्रूशियल राज्य है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 28 में से पिछली बार 26 के आसपास बीजेपी थी, 2 सीट विपक्ष के पास थी। वहां से इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही, जो वहां का गुणागणित समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी वहां से 10-12 यानी कि वर्स्ट सिचुएशन में बीजेपी वहां 10 से नीचे आ सकती है। और बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ये हो सकती है कि वो अपनी टैली को 16-17 के आसपास रोके, यानी अपने डैमेज को न्यूनतम करिए। बीजेपी के लिए बेस्ट सिनारियो समझाया और दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल बताया जा रहा है कि पिछली जो 25 वाला 26 वाला जो आंकड़ा है, 24 वाला आंकड़ा है, उसको छूती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो यह है कि वो बीजेपी को दहाई के आंकड़े के आसपास यानी कि 10 के आसपास, 8-10 के आसपास लेकर के आए और खुद की टैली को बढ़ाए 12, 14, 16 तक, कहां तक लेकर के जा सकती है कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो। और कांग्रेस का वर्स्ट सिनारियो यह है कि वो इस बार भी कर्नाटक में वो बढ़त बनाने से चूक जाए और मैच 5-7 सीटों पर अटक जाए। कांग्रेस के लिए बुरी स्थिति, क्योंकि कांग्रेस के लिए कर्नाटक को बेहद महत्वपूर्ण टेरिटरी माना जा रहा है। ये एक ऐसा स्टेट माना जा रहा है जहां से कांग्रेस को मेजर गेन हो सकता है। उसके बाद साउदर्न स्टेट्स में हम अगर दूसरे स्टेट में जाए तो तेलंगाना की लड़ाई में माना जा रहा है कि 17 लोकसभा सीट वहां पे हैं। पिछली बार बीजेपी को 4 सांसद वहां से मिले थे, कांग्रेस को 3 सांसद मिले थे। लेकिन जिस तरह से बीआरएस जिस तरह से वहां खत्म हुई है, एक तरह से केसीआर का जादू वहां खत्म हुआ है, उसके बाद अब लड़ाई बीजेपी में और कांग्रेस में ही है। कांग्रेस वहां की सत्ता पर भी काबिज है, तो वहां भी एक ऐसा स्टेट है तेलंगाना जहां से कांग्रेस को मेजर गेन हो सकता है। तो क्या बीजेपी को भी वहां से जब गेन दिखाया जा रहा है, तो क्या बेस्ट सिनारियो में बीजेपी 4 की टैली को 8 कर सकती है? वर्स्ट सिनारियो में क्या बीजेपी 4 पर रह सकती है, एक आध का उसको नुकसान हो सकता है? तो कांग्रेस का बेस्ट सिनारियो ये कि वो क्या 3, 4, 5 पर रुकती है, उसके लिए बुरी स्थिति है। लेकिन अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो क्या वो दहाई के आंकड़े के पास पहुंचती है? ये तेलंगाना में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत कुछ, ग्राउंड उतना मजबूत ना हो, एक आध सीट पर उसको दमखम है, लेकिन बाकी जिस तरह से वो टीडीपी के साथ मिलकर के आई है और जो वहां की तस्वीर है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी को मेजर फायदा होना चाहिए, यानी वहां से एनडीए को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, वहां कांग्रेस के लिए कोई स्थिति नहीं है। वर्स्ट सिचुएशन में यह भी कहा जा रहा है कि शायद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी ना खुले। उसके बाद जब आप तमिलनाडु जाएंगे, बेहद क्रूशियल राज्य है, 39 लोकसभा सीट है, डीएमके का वहां डंका बज रहा है, स्टालिन बेहद पॉपुलर वहां है। क्या समझा जाए कि वहां कांग्रेस बेस्ट सिनारियो में 8-9-10 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। वह सिनारियो में यह है कि उसकी टैली से कम हो। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लिए वहां बेस्ट से बेस्ट सिनारियो यह है कि क्या वो खाता वहां कोयम्बटूर या किसी एक सीट पर खोल पाएगी या फिर वहां से वो शून्य थी और शून्य ही रह जाएगी। उसके बाद केरल की अगर बात करें तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार जो, क्योंकि वह एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति चलती है, यानी कांग्रेस का गठबंधन और वामपंथी धड़े का गठबंधन है, उन्हीं के बीच लड़ाई है। बीजेपी लगातार वहां वोट हर चुनाव दर चुनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका खाता नहीं
नहीं खोल रहा, तो क्या इस बार वहां वो खाता खोलेगी? उसने अपने एक मंत्री को भी बीजेपी ने वहां झोंका है शशि थरूर के खिलाफ। तो क्या समझा है कि एक आध सीट पे बीजेपी खाता खोल पाएगी? वर्स्ट सिनारियो यही है कि बीजेपी वहां शून्य पे थी, शून्य पे रहे, और उसके लिए बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है उसका खाता खुले। लेकिन कांग्रेस के लिए बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है कि पिछली बार उसने 20 में से 19 सीट जीती थी उससे गठबंधन ने, और 15 के आसपास कांग्रेस ने खुद सीटें जीती थी। तो कांग्रेस अपनी टैली को बरकरार रखे, यानी जो उसका अलायंस है, जो वहां गठबंधन है, वो पूरी मजबूती से रहे, यानी कांग्रेस की टैली ज्यादा रहे, क्योंकि वहां एलडीएफ जीते या यूडीएफ जीते, इंडिया अलायंस को भी बेनिफिट होने वाला है, वहां एनडीए के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, 30 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप जानते हैं 14 सीट असम में है। पिछली बार बीजेपी को 9 के आसपास सीट मिली थी और कांग्रेस 3 सीट पर मेरे ख्याल से रुक गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि बेस्ट सिनारियो में कांग्रेस अपनी टैली को डबल भी कर सकती है, यानी 5 से 6 तक जा सकती है। और यही बीजेपी के लिए वर्स्ट सिनारियो होगा कि कांग्रेस अगर अपनी वहां पे जमीन को मजबूत करती है, 2-3-4 सीटों का फायदा उठाती है, तो ये बीजेपी के लिए बुरी स्थिति होगी। बीजेपी के लिए अच्छा ये हो सकता है कि वो टैली को 10 से ऊपर लेकर के जाए। उसके बाद जो चाहे सिक्किम की, मेघालय की, मणिपुर की जो 1-2 सीटें हैं, वहां भी ये माना जा रहा है कि कुछ मणिपुर और कुछ जगहों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की 30 सीटें हैं असम को मिलाकर के, यहां से इंडिया अलायंस कहां खड़ा होता है और एनडीए अलायंस है यानी कि बीजेपी है वो कहां खड़ी नजर आती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे देश का एक तरह मोटा मोटी सिनारियो। दिल्ली की हमने बात नहीं की है, दिल्ली देश का दिल भी है, राजधानी भी है। दिल्ली की 7 की 7 सीटें पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी जीत रही। इस बार जिस तरह कन्हैया कुमार वहां चुनाव लड़ रहे हैं और जेपी अग्रवाल चांदनी चौक में जिस तरह से चुनाव लड़े, या महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां 3 और 4 सीट पर लड़े, तो वो बेस्ट सिनारियो इंडिया गठबंधन के लिए ये है कि वो वहां पे खाता खोले और कम से कम 2 से 4 सीटों पर ताकत दिखाएं। और बीजेपी के लिए बेस्ट सिनारियो यही है कि वो अपनी जो 2 चुनाव की परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखे, और अगर वो 1 सीट भी खोती है तो ये भी उसके लिए ठीक ठाक स्थिति है, क्योंकि वहां इस बार ऐसा माना जा रहा है कम से कम 2 से 3 सीटों पर इंडिया अलायंस ने कड़ी टक्कर दी है। हाँ, ऐसे में जब हमने नॉर्थ ईस्ट की बात करके हम दिल्ली तक पहुंचे, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां जिसे भी स्विंग स्टेट माना जा रहा है, क्योंकि 3 ही राज्यों को इस बार के चुनाव में, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल को स्विंग स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है। तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा सीटें, यूपी के बाद 48 महाराष्ट्र, 42 पश्चिम बंगाल और 40 बिहार। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पिछली बार बीजेपी 18 सीटों पर थी, 22 सीटों पर वहां पे तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस का खाता वह 2 सीटों पर खुला था। इस बार वहां जो कांग्रेस की अगर बेस्ट सिनारियो की बात करें तो यही दिखाया जा रहा है कि वो 1 या 2 सीट, यानी कि अपनी 2 की टैली उसको बरकरार रख ले, यही उसके लिए बेस्ट सिनारियो है। और उसके लिए वर्स्ट सिनारियो यह है कि वो 1 सीट लूज कर जाए या फिर दोनों सीट लूज कर जाए। वहां पर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस अपनी 22 की टैली को बरकरार रखे या उसमें 1-2 नंबर्स और जोड़ ले, ये इंडिया अलायंस का बेस्ट एक तरह से वहां पर परफॉर्मेंस होगी, उसके लिए बेस्ट सिनारियो होगा। लेकिन बीजेपी के बेस्ट सिनारियो की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि वो 18 से कहीं ऐसा ना हो कि 22 पर चली जाए और तृणमूल कांग्रेस को 18, 17, 16 पर भेज दे। इस तरह से वहां पे बीजेपी को भी बड़ी उम्मीदें हैं, तो इंडिया अलायंस को भी, कांग्रेस को नहीं लेकिन तृणमूल के सहारे वहां इंडिया अलायंस को बहुत उम्मीदें हैं। पश्चिम बंगाल भी बेहद क्रूशियल राज्य है, जहां बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो उत्तर में हिंदी पट्टी में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वो ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में और तेलंगाना में इस तरह से वो गेन करेगी। तो ये महत्वपूर्ण राज्य है। तो कुल मिलाकर के आप अगर पूरे बेस्ट सिनारियो की बात करते, जब ये पूरी सीटों को आप जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि साउथ में कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, उस तरह से नहीं लेकिन तमिलनाडु है। ये 4 राज्य साउथ के हैं जहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर उत्तर भारत की कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब में अपनी स्टैली बरकरार रख ले, हिमाचल में उसे कुछ मिल जाए, उत्तराखंड में उसे 1 आध सीट मिल जाए, दिल्ली में उसे 1 आध सीट मिल जाए और महाराष्ट्र में उसे बड़ा फायदा हो। इस तरह का सिनारियो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। जब कांग्रेस की इस तरह की पूरी टैली को, बढ़त को आप देखते हो तो आपको लगता है कि कांग्रेस 80 से लेकर के 105, 110 के आसपास बेस्ट सिनारियो में, और वर्स्ट सिनारियो में यानी कांग्रेस 75 के आसपास बुरी से बुरी स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रही। तो बेस्ट सिनारियो में उस 100 के आंकड़े को पार कर सकती है। ये कांग्रेस की टैली जब आप राज्य दर जोड़ते हैं तो ये निकलती हुई दिखाई देती है। अगर बीजेपी की, एनडीए की बात करें तो इस तरह लग रहा है, जिस तरह चाहे फिर वो योगेंद्र यादव और कई जो जानकार जिन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बीजेपी का वर्स्ट सिनारियो ये हो सकता है कि 220, 230 पर अटक सकती है। लेकिन जब सीट दर सीट आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का वर्स्ट सिनारियो ये हो सकता है कि वो 240 के आसपास, 245 के आसपास अगर वो आती है
तो ये उसके लिए उसकी बुरी से बुरी स्थिति हो सकती है। वो 220 पर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है कि वो 2014 की परफॉर्मेंस को यानी 282, 286, 290 के आसपास की टैली को यानी 300 को छूती हुई अगर नजर आती है, 370 तो कतई नजर नहीं आ रहा, तो वो उसका बेस्ट सिनारियो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एग्जिट पोल्स का इशारा है वो किस तरह का इशारा है, जो एग्जिट पोल का इशारा है वो किस तरह का इशारा है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्या लगता है किसी भी राज्य में बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए को लेकर के या किसी क्षेत्रीय दल को लेकर के आपका क्या आकलन है, वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी ऐसा दिखाया जा रहा है कि बढ़त पर बीजेपी रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी कई खोए हुए ग्राउंड्स को हासिल करती है। लेकिन एग्जिट पोल से आगे बढ़ करके जब एग्जिट पोल की तरफ देखते हैं यानी वास्तविक जनता ने क्या जनादेश दिया है, तो ये पिक्चर तो 4 तारीख को ही एक तरह से साफ होगी। लेकिन मोटा मोटी ऐसा दिख रहा है कि तमाम इंडिया गठबंधन की कोशिश के बावजूद जो है एज है वो बीजेपी के पास है। हालांकि उसको कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कितना उसको नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन से उसको कितना नुकसान दे पा रहा है, ये खुलासा 4 को होगा। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो इंडिया गठबंधन को फायदा है, एनडीए को नुकसान है, लेकिन उतना भी नुकसान नहीं कि सरकार बनाने में बीजेपी को कठिनाई हो रही हो। या फिर इसके अलावा एक तीसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि बहुत ज़्यादा जब पब्लिक के बीच क्या कोई ऐसा अंडर करंट है कि 2004 की तस्वीर की बात की जाए कि तब हम इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वहाँ विपक्ष में जाके बैठ जाती है। ऐसा सिनारियो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वोटर के जहन में क्या चल रहा होता है, वो पोलिंग स्टेशन पर किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको पढ़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।